हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर इंग्लिश ग्रामर का एक टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि हॉस्टल वार्डन 2024 के लिए मैं तैयार किया हूं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग टॉपिक से लेकर आया हूं, जो कि आपका टेस्ट भी ले लेगा, साथ ही साथ आपका इसमें एनालिसिस भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर का। तो ये आपको 5 में 5 दिलाने के लिए मदद करेगा। इससे पहले भी 3 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको भी जाके दीजिए और उसका भी एनालिसिस करिए और नोट भी करते चलिए। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसका वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन जो है ऑन द बेस्ड ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ग्रामेटिकल मिस्टेक। चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ये क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड है, आप इसको नोट डाउन करते चलें। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद भी टेस्ट देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर ए इज डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन हिम एंड मी। दूसरा है आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ। तीसरा विकल्प है सी हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ वीक। और चौथा विकल्प है दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग। इस चारों में जाएंगे तो पहले सेंटेंस में अगर जाएंगे तो बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, दूसरे विकल्प में जाएंगे तो इन एक प्रीपोजिशन है, तीसरे में जाएंगे तो फॉर एक प्रीपोजिशन है और चौथे में जाएंगे तो फ्रॉम। ये चारों का अगर यूज आपको पता होगा तो इसमें आप पहचान पाएंगे कि किस में मिस्टेक है। तो चलिए मैं बताता हूं और थोड़ा थोड़ा मैं इन सब का यूज भी बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बिकॉज दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग अगर यहाँ पे बोला है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह होना चाहिए था सिंस। ठीक है, क्या होना चाहिए था? सिंस। दे हैव बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पे यूज होगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहले ए और बी जो विकल्प है, ठीक है, सी विकल्प भी सही है। सी हैज बीन अब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ वीक, इसमें फॉर का यूज है और बिल्कुल सही तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में गलत था, फ्रॉम के जगह सीन्स अगर होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, बाकी ए और बी को मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए। सीन्स और फॉर का एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, उसको आप नोट करके चलिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन हिम एंड मी। यहाँ पे गलत क्या पूछता पता है? कई लोग गलत क्या करते हैं, अगर मैं आपसे ही पूछ देता तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं है बिटवीन का तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिखते? डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन ही एंड मी लिख देते। क्या लिखते? ही एंड मी, तब जाके वो गलत हो जाता। क्यों गलत होगा? क्योंकि बिटवीन का मतलब क्या होता है समझिएगा। बिटवीन का यूज कब किया जाता है? जब किसी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है, का डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर बीच में का बोध होता है, तब वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। और बिटवीन के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो बिटवीन के बाद हिम और मी ये दो प्रोनाउन का यूज किया गया है और ये दोनों प्रोनाउन को एंड के साथ जोड़ा गया है। तो जब कभी भी बिटवीन के बाद दो या दो से अधिक प्रोनाउन आए और एंड से जोड़ा गया हो तो उन दोनों प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ठीक है, किस में रखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर रखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होगा? जैसे ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। इसी तरह आई क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस से होता है मी। इसीलिए यहाँ पे हिम और मी का यूज है, बिल्कुल सही है। ही अगर यूज होता तो गलत होता, यहाँ पे हिम ही बिल्कुल सही है। दूसरा है आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए कई जगह आप देखे होंगे इन और विद इन का यूज किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता था आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन अ मंथ। तो याद रखिएगा क्यों इन और विद इन का यूज होता है। जब कभी भी कोई कार्य करने के लिए एक निर्धारित समय दिया गया हो और निर्धारित समय में पूरा करने की बात किया गया तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि मैं इस काम को 1 महीने में पूरा कर दूंगा, मतलब 1 महीना जो है निर्धारित समय है और 1 महीना में मैं पूरा करने की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इन का यूज किया है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलता आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन अ मंथ, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि मैं इस काम को 1 महीने के पहले ही कर दूंगा। मतलब निर्धारित समय से अगर पहले करने की बात का बोध होता तो हम वहां पे विद इन का यूज करते। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ए और बी विकल्प समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं
आपको फॉर और सिंस का यूज़ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसको आप थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऊपर में जो है मैं यहाँ पे ये फॉर के लिए कुछ रखा हूँ और यहाँ से आपको सिंस का यूज़ का मैं यहाँ पे किया हूँ। देखिए फॉर और सिंस का यूज़ कब जनरली होता है समझिएगा। देखिए जब किसी निश्चित समय हो, क्या बोल रहा हूँ कि जब कोई निश्चित समय हो या फिर निश्चित बिंदु बतलाने वाले दो शब्दों के समूह के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दिया हो या फिर कह लीजिए कि एक निश्चित समय दिया हो जहाँ से कार्य के प्रारंभ होने का बोध हो, या फिर कोई निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ से कार्य की शुरू होने की बात हो रहा हो, तब वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स है जहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। देखिए सिंस कब, जब कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हो, जैसे 8 AM, 5 o'clock, 10:30 ऐसा कुछ दिया हो और वहाँ से शुरू करने की बात हो रहा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ कब करते हैं, तो नेम ऑफ डे, मंथ, ईयर, संडे, अगस्त 2006 अगर ऐसा हो, किसी दिन के पहले सिंस का यूज़ करते हैं, मंथ के नाम के पहले सिंस का यूज़ करते हैं, ईयर के नाम के पहले भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ और कहाँ होगा, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन सबसे पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग और डाउन, डे ब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट, डस्क, मॉर्निंग, इवनिंग से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग और नेम ऑफ फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, इन सबसे पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब इन सभी डेट से शुरू होने की बात कर रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम हो जा रहा है ना भाई, एक निश्चित समय की बात कर दे रहा है ना, इसी से पहले हम सिंस का प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। फिर सिंस का पहले, सिंस किसके पहले भी यूज़ करते हैं, अराइवल, डिपार्चर, बर्थ, डेथ, मैरिज, चाइल्डहुड, ऐसा कुछ, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग विथ हिम सिंस बर्थ, ऐसा कुछ बोलता है कि मैं जन्म से ही उसके साथ रह रहा हूँ, तो कैसे यूज़ करता, आई हैव बीन लिविंग विथ हिम सिंस बर्थ, तो हम सिंस का यूज़ बर्थ के साथ यूज़ करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को आप लिख के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फॉर का यूज़ कब करते हैं, जैसे ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग टाइम, एवर, इन सबसे पहले हम सिंस की जगह फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है। यहाँ पे समय जो है अनिश्चित है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर का यूज़ जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव 1, 2, 3, मैनी, सम, एक्सेट्रा के पहले भी करते हैं, ठीक है। मिनट्स, आवर, मतलब यहाँ पे समय कोई फिक्स नहीं है। मैं बोलता हूँ 5 सालों से, ठीक है, तो ये 5 साल, जैसे ईयर्स हो गया, डेकेड्स हो गया, डेकेड्स मतलब 10 सालों का समूह, सेंचुरी हो गया, इन सबसे पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो आप इसको भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन द आर्टिकल, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आर्टिकल। आर्टिकल के ऊपर बेस्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज़ ब्लैंक BA एंड हिज सिस्टर इज ब्लैंक MA ऑफ ब्लैंक यूनिवर्सिटी। बताइए 3 यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसमें क्या आप आर्टिकल यूज़ करेंगे। देखिए चलिए सुनिए, तो ही इज़, बताइए 4 ऑप्शन में से क्या होगा, ऑप्शन कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना ही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर A ही सही होगा, कि B सही होगा, कि C सही होगा, कि D। तो इसमें आप समझिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। ही इज़ अ BA, ठीक है, एक आदमी है वो BA कर चुका है, देखिए BA, ठीक है। BA का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। ये क्या है, एक तरह का एब्रिविएशन है। तो जब भी कोई एब्रिविएशन है तो ये देखिए B को कैसे लिख रहे हैं, ब इसमें आ रहा है ना, इसमें वॉवेल साउंड तो नहीं आ रहा है, स्वर का यहाँ पे तो शब्द आवाज़ तो नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके आगे जाएंगे, हिज सिस्टर इज MA, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। M कैसे लिखते हो, M, यहाँ पे ए जो है स्वर का यहाँ पे साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे MA से पहले एन का यूज़ होगा। ही इज़ अ BA एंड हिज सिस्टर इज एन MA, हो गया। ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे ए का यूज़ होगा कि एन का यूज़ होगा, क्या सही होगा आपको बताना है। यूनिवर्सिटी में जनरली लोग एन का यूज़ कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम यू ऐसे शुरू करते हैं, और यह जो है एक वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर भी ए का यूज़ होगा। ही इज़ अ BA एंड हिज सिस्टर इज एन MA ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ए
एन का प्रयोग कब होता है। और द आर्टिकल जो होता है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, कि जब किसी वस्तु एक ऐसा वस्तु है जिसके लिए डेफिनेटली हमको कंफर्म है कि उसी वस्तु की बात कर रही है, तब हम उसके लिए द का यूज़ करते हैं। और द का यूज़ बहुत सारे जगहों पर किया जाता है। इसके लिए आर्टिकल का एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप जाके आप जरूर देखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ये चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है, आपको पकड़ना है। और ये क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन नाउन, नाउन में भी एक आता है नंबर, वचन पर आधारित ये प्रश्न है, सिंगुलर टू प्लूरल नाउन। ठीक है, बताइए। पहला है माइंड योर इफ एंड बट, देयर आर 2 M and 2 E इन द वर्ड कमिटी। तीसरा है देयर वेर 3 BAs and 2 MAs इन दैट ऑफिस। और चौथा है नन ऑफ द एबव। चारों में से कौन सा करेक्ट है हमको बताना है। चलिए तो हम इसमें देखते हैं। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहिए। जैसे पहला विकल्प जो है इसमें से करेक्ट वाले को पता करना है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा यदि लेकिन का यूज़ करने लगते हैं जब बातचीत में, तो वहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं माइंड योर इफ़ एंड बट। तो यहाँ पे इफ़ एंड बट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसको सही कैसे करते हैं, माइंड योर इफ़ और बट मैं पहले लिखता हूँ। अब लेकिन यहाँ प्लूरल फॉर्म का यूज़ करना है। कैसे प्लूरल का यूज़ करते हैं, तो एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं, इफ्स एंड बट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। हम बहुत सारा बता चुका हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि जब कहीं भी किसी सेंटेंस में हमको कोई लेटर दिया हो, मतलब अक्षर कोई दिया हो, या फिर कह लीजिए कोई अंक दिया हो, अंक को हम कहते हैं फिगर, कोई अंक दिया हो, या फिर कह लीजिए कोई संक्षिप्त संक्षिप्त शब्द जो होता है, जैसे एब्रिविएशन करते हैं, एब्रिविएशन जैसे MA BA ये सब क्या है, एब्रिविएशन। अगर ऐसा कुछ दिया हो या फिर कोई वर्ड दिया हो, ठीक है, या फिर कह लीजिए, तो इन सब का प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो इन सब का प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कॉमा लगाते हैं, उसके बाद एस लिख के प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे माइंड योर इफ्स एंड बट कैसे, इफ क्या है एक वर्ड है, बट क्या है ये भी एक वर्ड है। तो इफ और बट को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस। तो अब हमारा जाके सही हो जाएगा। क्या होगा, माइंड योर इफ्स एंड बट्स। दूसरे भी विकल्प में गए, देयर आर 2 M and 2 E इन द वर्ड कमिटी। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ इसको। कमिटी का स्पेलिंग COMMITT ये होता है। इसमें बोला है इसमें 2 M है और 2 E है। ठीक है, कमिटी वर्ड में 2 M और 2 E आता है, लेकिन M यहाँ पे 2 M की बात किया तो M तो प्लूरल हो गया, यहाँ पे 2 E की बात किया E भी प्लूरल हो गया। मतलब M और E को प्लूरल बनाना होता तब जाके सही होता, तो ये वाला भी हमारा गलत है। अब ये सही कैसे करते, देयर आर 2 M's, M का प्लूरल कैसे बनाओगे भाई, तो M एपोस्ट्रॉफी S। E का प्लूरल कैसे बनाओगे, E एपोस्ट्रॉफी S, तब जाके ये सही होता। मतलब देयर आर 2 M's and 2 E's इन द वर्ड कमिटी। ऐसा अगर लिखा होता ये और ये तब जाके सही होता, क्योंकि 2 M और 2 E की बात ये तो प्लूरल हो गया है, इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना होता। तीसरा है देयर वेयर 3 BAs एंड 2 MAs इन दैट ऑफिस। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि BA एक BA का स्टूडेंट है ऑफिस में। ठीक है, तो BA यहाँ पे बोला है 3 BA, 3 BA स्टूडेंट है, मतलब इसका प्लूरल करना पड़ेगा। तो प्लूरल बनाने के लिए BA लिख के एपोस्ट्रॉफी फिर S लिखेंगे, तो ये देखिए बनाया हुआ है। फिर MA का 2 स्टूडेंट है, तो MA का प्लूरल कैसे बनाओगे, MA लिख के एपोस्ट्रॉफी और S लगाओगे, तब ये प्लूरल जाके होगा। मतलब ऑप्शन नंबर C ही बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, देयर वेयर 3 BAs एंड 2 MAs इन दैट ऑफिस, ये सही है। हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि ऐसे शब्दों का प्लूरल कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए चौथा प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है। ये जो एक्चुअली में क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन प्रोनाउन, सर्वनाम पर आधारित एक प्रश्न है, इसको बनाना है। माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डैश। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, यू, योर, योर सेल्फ या फिर योर्स, क्या यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो व्यू है तुम्हारे व्यू से डिफरेंट है। माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यू, यू नहीं होगा एक्चुअली में, यू की जगह योर्स का यूज होता है। ठीक है,
योर्स का क्यों ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है? यू एक हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, योर्स होगा। क्योंकि भाई योर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है ना, कि मैं खुद को कंपेयर कर रहा हूँ तुम्हारे से, मेरे व्यू जो है तुम्हारे से अलग हो रहे हैं, ठीक है, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ठीक है। तो यू के जगह योर्स का यूज होना चाहिए, यू अगर आप कर देते तो गलत हो जाता। यहाँ पे योर होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है, एमंग द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड डैश, यहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड है? तो पांचवा क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण पर आधारित एक प्रश्न है, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। एमंग द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड डैश, मतलब एमंग द पॉलिटिशियंस, देखिए यहाँ पे सभी पॉलिटिशियंस की बात किया है, सभी पॉलिटिशियंस में जब कंपैरिजन होगा तो उसके लिए एमंग का यूज करते हैं, ठीक है। एमंग का यूज कब करोगे? पहली बात तो जब दो से अधिक लोगों में कंपेयर किया जाएगा तब वहां पे एमंग का यूज करेंगे, पहली बात। हु कुड बी कॉल्ड डैश, ठीक है। अब सभी पॉलिटिशियन में से किसको आप सबसे, यहाँ पे क्योंकि वर्ड ऑनेस्ट दिया गया है तो ऑनेस्ट का प्रॉपर यूज बताना है कि आप किसको सबसे अधिक ऑनेस्ट कहेंगे, मतलब किसी एक आदमी को पूरे पॉलिटिशियन से कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो देखिए पहली बात तो क्या, यहाँ पे पॉलिटिशियन का यूज किया जा चुका है, मतलब यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है फिक्स हो गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन का। मतलब पॉलिटिशियन यहाँ पे एक डेफिनेट नाउन हो गया, और जब डेफिनेट नाउन का यूज करते हैं तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं, द आर्टिकल का, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में बता चुका द आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो द का यूज तो होगा ही होगा। अब जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, क्योंकि जब सभी, देखिए जब एक अकेले आदमी की बात करता है कोई, तो अकेले आदमी का अगर विशेषण बताते हैं तो ऑनेस्ट का केवल यूज करते हैं। अगर किसी एक आदमी की ईमानदारी की बात होती तो ऑनेस्ट का यूज करते। जब दो लोगों में ऑनेस्टी की कंपैरिजन करते तो हम मोर ऑनेस्ट करते। एक आदमी जो है दूसरे से ज़्यादा ऑनेस्ट है, वन इज मोर ऑनेस्ट देन अदर, मतलब मोर का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए दो लोगों के बीच में। और जब पूरे लोगों में, दो से अधिक लोगों में या फिर सभी लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मतलब क्या होगा, अमंग द पॉलिटिशियंस, सभी पॉलिटिशियंस में से हु कुड बी कॉल्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है, किसको आप सबसे ज्यादा ईमानदार कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों यहाँ पे द मोस्ट ऑनेस्ट का यूज किए हम बता चुके, ठीक है ना। एक अकेले आदमी का विशेषण के लिए इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ऑनेस्ट हो गया। कंपैरेटिव डिग्री में मोर ऑनेस्ट, दो में कंपेयर करते हैं तो मोर का यूज करते हैं, और सभी में किसी एक की कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे मोस्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है विच इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। छठवां प्रश्न जो है ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण पर आधारित ये सेंटेंस है, इसी में से हमको करेक्ट सेंटेंस को पता करना है कि कौन सा सही है। मृत्युंजय रैन इन द रेस फास्ट, बी विकल्प है हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर। ऑप्शन नंबर सी है राधा डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल। तीनों में से कौन सा जो है सही है आपको ये बताना है, और मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको उसको समझ लेना चाहिए। देखिए यदि वाक्य में वर्ब के बाद, ठीक है, यदि वाक्य में वर्ब मतलब क्रिया, जैसे इसमें देखेंगे तो रैन क्या है, रन एक क्रिया होता है, ठीक है। अराइव क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डांस करना क्या है, क्रिया है। तो जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद या फिर कह लीजिए क्रिया के बाद दो या दो से अधिक एडवर्ब आए तो उनका क्रम कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखिएगा, MPT, ठीक है। एम से क्या होता है, मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा से हो गया प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और तीसरा हो गया टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब को किस ऑर्डर में हमको रखना है, इसके लिए सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, ऐसा एडवर्ब को रखेंगे सबसे पहले जो मैनर की बात करता हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्लेस, ऐसा एडवर्ब जो प्लेस को डिनोट करता हो, और तीसरे नंबर पे रखेंगे एक ऐसा एडवर्ब जो टाइम को डिनोट करता हो। तो इस ऑर्डर में हमको रखना है। जैसे पहला सेंटेंस, मृत्युंजय रैन इन द रेस फास्ट, तो यहाँ पे देखिए फास्ट क्या है, फास्ट हो गया एक मैनर हो गया, ठीक है, मतलब फास्टली वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो फास्ट क्या हो गया है, मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
और रेस क्या है, प्लेस है। रेस क्या हो गया, एक प्लेस हो गया। कहाँ में दौड़ रहा है भाई, तो रेस के अंदर, तो रेस क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो पहले प्लेस कर दिया, बाद में मैनर कर दिया, जबकि मैनर को पहले होना चाहिए था, प्लेस को बाद में होना चाहिए। इसीलिए ये वाला सेंटेंस जो है गलत है। इसका सही ऑर्डर क्या होता, मृत्युंजय रैन फास्ट इन द रेस, तब जाके वो बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है ना, मृत्युंजय रैन फास्ट इन द रेस। इन द रेस जो होना चाहिए था बाद में होना चाहिए था, क्योंकि बताया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है बाद में आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर का। ठीक है, ये वाला फास्ट पहले आएगा और इन द रेस बाद में आ जाएगा, तब जाके सही होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट वाले को बस लिखता हूँ, इन द रेस, और फास्ट जो है बाद में आ जाता। बाकी ये वाला यहाँ से लेके ये वाला पार्ट जो है आप वही रहेगा। ठीक है, मृत्युंजय रैन ये भी होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, मृत्युंजय रैन इन द रेस फास्ट। ठीक है, दूसरा, हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर। ठीक है, यहाँ पे अराइव तो वर्ब हो गया, यहाँ से यहाँ तक तब पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। अब ये दोनों में पकड़ना है, ये टुमारो जो हो गया ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और हियर मतलब ये प्लेस की बात कर रहा है, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, टाइम और प्लेस में पहले कौन आएगा, पहले प्लेस आएगा, टाइम बाद में आएगा, तब जाके ये सही होगा। मतलब ये सही कैसे होता है, हिज पेरेंट्स विल अराइव हियर टुमारो। ठीक है, मतलब पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, पहले आएगा हियर, फिर आएगा टुमारो, तब जाके हमारा ये सही हो पाता। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, अब तीसरा में तीनों एडवर्ब दिया हुआ है, जैसे राधा डांस्ड। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है क्योंकि ये हमारा वर्ब हो गया। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या हो गया, मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट जो हो गया क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और इन द स्कूल ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये तीनों को अब हमको ये इसी ऑर्डर में एमपीटी ऑर्डर में रखना पड़ेगा। तो पहले हो गया मैनर, फिर आना चाहिए प्लेस, फिर आना चाहिए टाइम। मतलब ये राधा डांस तो सेम रहेगा, तो पहले तो मैनर वाला होगा ही, मतलब ब्यूटीफुली तो ये होना ही होना है। इसके बाद एम हो गया, फिर प्लेस, प्लेस इन द स्कूल, तो इन द स्कूल, और फिर लास्ट में क्या होगा हमारा टाइम वाला, लास्ट नाइट। ठीक है, मतलब हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, राधा डांस्ड ब्यूटीफुली इन द स्कूल लास्ट नाइट, तब जाके ये सेंटेंस जो है सही है। हम बोल तो कुछ भी लेते हैं, जैसे हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो ये अगर बोल देते राधा डांस ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल, तो ये एकदम सही था। ठीक है, हम चला लेते क्योंकि हमको बस उस समय अंडरस्टैंड करना होता है। लेकिन जब हम ग्रामेटिकली यूज़ करते हैं तब हमको ये सब बातों का ध्यान देना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के तीनों सेंटेंस ही गलत थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बाकी तीनों को मैंने करेक्ट करके बताया, इसको आप नोट करके रखिएगा बहुत अच्छे से। चलिए सातवां प्रश्न आपके लिए हो गया यहाँ पर। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ ग्रामेटिकल मिस्टेक, किसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ ग्रामेटिकल मिस्टेक, मुकेश इज नॉट ओनली एमिटेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। ठीक है, इसमें क्या सही होगा, इसमें से कहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो याद रख, यहाँ पे एक कंजंक्शन आपको याद रखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दोनों कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। इन दोनों का यूज़ किया जाए जब दो समान तरह के, ठीक है, दो समान शब्दों को जोड़ने का जब कार्य होता है, दो समान तरह के शब्दों का या वाक्यों को जोड़ने के लिए हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुकेश इज़ नॉट ओनली, अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को मैं 4 पार्ट में तोड़ दिया हूँ, इसी में से पकड़ना है कि किस में जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसी में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। मुकेश इज नॉट ओनली एमिटेंट के जगह क्या होना चाहिए था, तो मुकेश इज एमिटेंट नॉट ओनली ऐसे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मुकेश इज एमिनेंट, सॉरी एमिटेंट बोल रहा हूँ, एमिनेंट नॉट ओनली, ये होना चाहिए था। और बाकी आगे का पूरा सेंटेंस ऐसी होता, क्या होता, मुकेश इज एमिनेंट को पहले करते, नॉट ओनली को बाद में कर देते। ठीक है,
मुकेश इज एमिनेंट नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थीम, तब जाके हमारा ये सही आंसर हो पाता। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि कंजंक्शन का एक सेपरेट वीडियो मैं नहीं लाया हूँ, बट कभी ना कभी मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही मिस्टेक था। चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न यहाँ पर है। 8वां प्रश्न जो है टेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, 8वां प्रश्न जो है टेंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि कई बार से पूछा जाता है। रूबी डैश वेरी लॉन्ग, ये हेयर होगा। ठीक है, रूबी डैश वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज चाइल्ड। रूबी जो है बचपन में जब छोटी थी तो बहुत लंबे हेयर रखती थी। तो क्या यूज़ करोगे? हैज़, विल हैव, यूज टू हैव या फिर डिडंट हैव। तो ये बचपन की बात कर रहा है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस की बात यहाँ पे हो रहा है। तो हैज़ तो पास्ट में यूज़ होता नहीं, तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। विल हैव जो है फ्यूचर में यूज़ होता है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। डिडंट का यूज़ पास्ट में होता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है एक्चुअली में पास्ट हैबिट को बता रहा है। ये सेंटेंस को पढ़ने में ऐसा ही लग रहा है कि ये रूबी का पास्ट में एक हैबिट था। ठीक है, रूबी जो है बचपन में बड़े बाल रखा करती थी। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, और पास्ट हैबिट की जब बात होती है तो यूज टू हैव का हम यूज़ करना बिल्कुल सही होता है। मतलब ये सेंटेंस क्या होगा? रूबी यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज चाइल्ड। ठीक है, रूबी जो है बड़ा बाल रखना पसंद करती थी जब वह बच्ची थी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, a situation in which crowd of a people are rushing or pushing each other। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें लोगों का एक भीड़ बढ़ जाता है, रश हो जाता है, और पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को हाथापाई करते हैं। ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया है सिंपली कि हाथापाई को क्या हम कह सकते हैं? ये चारों में विंगर, मेली, एक्रेन या फिर एब्स्ट्यूज क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, मेली ही कहा जाता है। ठीक है, मैली एक ऐसा सिचुएशन है, इसमें लोगों का एक भीड़ हो जाता है और एक दूसरे को हाथापाई करने लगते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब ही होता है एक्चुअली में हाथापाई। ठीक है, धक्का मुक्की होना भीड़ के अंदर। ठीक है, विंगर क्या होता है? तो देखिए, जैसे कोई फुटबॉल या फिर हॉकी जब होता है तो उसमें जो एक ऐसा प्लेयर जो अटैक करने वाला होता है ना, अटैकिंग प्लेयर जो होता है। ठीक है, अटैकिंग प्लेयर फुटबॉल और हॉकी के अंदर जो अटैक करने वाले प्लेयर होते हैं उसको विंगर कहा जाता है। ठीक है, एक्रेन क्या होता है भाई? तो एक्रेन क्या होता है? एक्रेन का मतलब होता है रहस्यमय। ठीक है, रहस्यमय, या इसी को कह लीजिए मिस्टीरियस। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस हो गया, रहस्यमय हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? एक्रेन कहते हैं। एब्स्ट्यूज का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्यूज क्या है? एक तरह का विशेषण है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझने में बहुत मुश्किल होना, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम इसको ऑब्स्ट्यूज कहते हैं, एब्स्ट्यूज कहते हैं। तो ये सभी वर्ड्स को याद रखिएगा, काम आता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसी से बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छा है। फियर ऑफ घोस्ट। ठीक है, भूतों से डर लगना को क्या कहते हैं? ऑक्लोफोबिया, सीनोफोबिया, पैथोफोबिया या फिर फाज्मोफोबिया, क्या कहा जाता है? बताइए। फियर ऑफ घोस्ट, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, फियर ऑफ घोस्ट, भूतों से डर लगना कहलाता है फास्मोफोबिया। PHASMO, ये याद रखिएगा। फास्मो वर्ड जो है घोस्ट के लिए यूज़ किया जाता है इसलिए, और फोबिया का मतलब होता है डर होना, तो फास्मोफोबिया हो गया फियर ऑफ घोस्ट। फियर यानी डर, घोस्ट मतलब भूत, भूतों से डर, भूतों का डर क्या कहलाता है? फास्मोफोबिया। ऑक्लोफोबिया क्या होता है भाई? तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऑक्लोफोबिया जो होता है ना, भीड़ से डर। ठीक है, ऑक्लो जो टर्म यूज है ना, क्राउड्स के लिए होता है। ठीक है, तो फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से डर लगना क्या कहलाता है? ऑक्लोफोबिया। सीनोफोबिया, सीनो जो है डॉग्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना क्या कहलाता है? सीनोफोबिया। पैथो वर्ड तो आप जानते हैं, पैथोलॉजी वगैरह मतलब बीमारी। ठीक है, मतलब फियर ऑफ डिजीज, बीमारियों से डर लगना या बीमार होने से डरना क्या कहलाता है?
पैथोफोबिया कहलाता है। और फास्मोफोबिया तो समझ ही गए, फियर ऑफ घोस्ट कहलाता है। कुछ और भी देख लीजिए, जैसे फियर ऑफ कैट, बिल्लियों से भी कई लोग को डर लगता है, ठीक है। फियर ऑफ कैट, इसको कहते हैं एलिरोफोबिया, AILURO, एल्यूरो और फोबिया। जहाँ भी वर्ड फोबिया दिख जाए समझ लो वो डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्या बच गया, जैसे एक होता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस से जो डर लगता है इसको हम कहते हैं निक्टोफोबिया, NYCTO, निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है, अंधेरे से डर होना। फियर ऑफ फायर, आग से भी कई लोगों को डर लगता है, तो इसको कहते हैं पायरोफोबिया, PYRO, पायरो, और फोबिया, पायरोफोबिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया और कुछ बचा नहीं, तो और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ये सबको आप नोट करके रखिएगा। चलिए, पानी से डर लगना को क्या कहते हैं, फियर ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, कमेंट करके सब लोग बताइएगा, ठीक है। फियर ऑफ वाटर को क्या कहा जाता है, सब लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। और जो कुछ भी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, एनालिसिस करवाया, उन सबको आप नोट करके जरूर रखिएगा। बहुत काम का चीज़ है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इसमें इतना ही, धन्यवाद।